हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स एंड मैथ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हैं कक्षा 12 का 5वां चैप्टर वैद्युत चालन। इसके पहले मैंने सारा वीडियो जो भी 4 चैप्टर हैं मैंने बना दिया है और सबको बारी बारी से पढ़ लीजिएगा। सीक्वेंस से मेरा वीडियो सारा पढ़िएगा, सारा चीज़ समझ में आता रहेगा आप लोगों को। अगर जो चीज़ भी समझ में नहीं आती है वो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। तो यहाँ पे चलते हैं, पढ़ते हैं कि वैद्युत चालन का जो पहली हेडिंग है वो क्या है। पहली जो हेडिंग है यहाँ पे दिख रहा है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं, सबसे पहले परिभाषा इसकी होती है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसमें हम मापते हैं वैद्युत धारा को, उसका मात्रक एम्पियर होता है। अगर मान लिया जाता है कि कोई भी आवेश जो है वो t सेकंड के लिए q आवेश प्रवाहित होता है, तो वैद्युत धारा का जो फार्मूला बनता है वो I = Q/T, और ये एक अदिश राशि है। यहाँ से हम लोग यहाँ पे हमने पूरी परिभाषा लिख दी है। बच्चे बोलते थे, आप लोग में कमेंट भी आता है, कुछ लोग मिलके बताते हैं कि सर यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी आप लोग बोलते हैं तो हम लोग लिख नहीं पाते हैं जल्दी से, इसलिए मैंने यहाँ पर सारी परिभाषाएं लिख दी है जो इस वीडियो में हमको बनाना है। वैद्युत आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर है तथा यह एक अदिश राशि है। या किसी परिपथ में यदि माना गया यहाँ पे कि यदि किसी परिपथ में t सेकंड में q आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ की जो वैद्युत धारा होगी I = Q/T। यहाँ से ये जो I = dQ/dt लिखा है ये कैलकुलस फॉर्म में लिखा गया है, जिसको हम अवकलन रूप या समाकलन रूप में कह सकते हैं। उसका जो संपूर्ण नाम होता है वो कैलकुलस फॉर्म होता है। तो यहाँ से कैलकुलस फॉर्म जो होता है I = dQ/dt। बेसिकली जो फार्मूला हम लोग का यूज किया जाता है सूत्र वो I = Q/T इतना है। अब यहाँ पे यदि हम लोग Q = 1 ले लें, मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर यहाँ हम समझाने की थोड़ी जगह छोड़ दी है, समझा देते हैं यहाँ पे कि अगर Q = 1 ले लिया जाए आवेश जो है और t का जो मान है वो 1 सेकंड ले लिया जाए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा कि I जो बनेगा वो 1 एम्पियर बन जाएगा, 1 एम्पियर। तो यहाँ से एम्पियर की परिभाषा हम लोगों को मिल सकती है कि एम्पियर की परिभाषा हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ से कि यदि किसी आवेश को हम लोग एकांक आवेश को एकांक समय के लिए, जो उसका समय है वो एकांक समय के लिए प्रवाहित करते हैं, तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। इस तरह से इसकी परिभाषा बन सकती है यहाँ से। तो ये तो इम्पोर्टेंट परिभाषा हम लोगों का जो वैद्युत धारा संबंधित ये इस चैप्टर का पहला जो हेडिंग है ये है। दूसरी हेडिंग समझाने से पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी कक्षा में या परमाणु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो लिखी गई हेडिंग इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, तो माध्य मुक्त पथ क्या होता है उसके पहले यहाँ पर जो माध्य मुक्त पथ है वो सिर्फ इंडिकेट कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी परमाणु में मान लीजिए एक परमाणु है, इसमें क्या होते हैं कि अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक होते हैं, और इसके बाहरी कक्षाओं में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से परिक्रमण करते हैं। तो मुक्त रूप का क्या मतलब होता है मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को। ये चीज केमिस्ट्री में भी यूज किया जाता है, फिजिक्स में भी यूज किया जाता है। मान लीजिए ऐसा कोई परमाणु है जिनके कक्षक हैं और जो बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि जो नाभिकीय बल होता है, प्रबल नाभिकीय बल, वो धीरे धीरे बाहरी कक्षाओं में क्षीण होता जाता है। क्षीण का मतलब होता है कम होता रहता है। जितनी दूरी बढ़ती है केंद्र से उतना ही जो प्रबल नाभिकीय बल है वो कम लगता है बाहर के कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर, और उसकी जो गति होती है वो थोड़ी अनियमित हो जाती है। एक ऑर्बिटल में ना होकर वो जिगजैग की तरह मोशन करने लगता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करने लगता है, जिसकी वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं कि वो उसका जो पथ होता है वो फ्री हो जाता है, अर्थात वो किसी नियम से अर्थात एक कक्षक में बंध कर नहीं चलता है, इसलिए उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर उसके बाद जो हेडिंग है समझने के लिए इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। तो माध्य मुक्त पथ क्या है, यहाँ पर यह भी कंडीशन बनती है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर भी करते हैं। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो आपस में टकराएंगे क्योंकि उनका जो दिशा है या एक कक्षक में वो समान रूप से गति नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये चीज होती है। तो यहाँ से हम परिभाषा जो है
परिभाषा हमने लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ क्या है कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाता है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं आप लोगों को। यहाँ मान लीजिए ऐसा हमने एक चित्र बना दिया। अब इसमें चित्र में समझना क्या है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर जो है वो भी इलेक्ट्रॉन ही है और उनका टक्कर हो रहा है। जहाँ पर भी यहाँ पर मुड़ते दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम इसका एरो बना देते हैं कि कैसे कैसे कोई इलेक्ट्रॉन गया है, फिर टक्कर से फिर कहाँ किस दिशा में मुड़ा है, और फिर ये हो गया और यहाँ से ये। तो ये चीज देखिए, इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ क्या है। जैसे इसमें कह रहा है, जो परिभाषा है कि किसी दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अगर फ्री मतलब गति कर रहे हैं फ्री रूप से, तो उसमें टक्कर होते हैं। कैसे होते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दो होते हैं या अधिक से अधिक होते हैं, जितने भी होते हैं, उसमें समझना क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं फ्री रूप से, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के मार्ग में पड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो आपस में टकरा जाते हैं। टकराने के बाद क्या होता है, टकराने के बाद वो अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं मुड़ के, और एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करने के बाद फिर जब तक वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से और जितने रास्ते में दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर नहीं करता, उससे बीच की जो दूरी होती है उसी को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। यहाँ हम समझा रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से गति करना स्टार्ट करता है और यहाँ तक जाता है। यहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो चित्र के माध्यम से दिख रहा है, यहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिससे वो टक्कर करता है, और टक्कर करने के बाद वो इस दिशा में मुड़ जाता है। एक ही इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। फिर यहाँ कोई और तीसरा इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से यहाँ पर टक्कर होता है, और ये पहला इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मुड़ जाता है। फिर यहाँ पर भी टक्कर होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे, और यहाँ पर टक्कर होने के बाद वो इस दिशा में मुड़ जाता है, और फिर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इलेक्ट्रॉनों से टक्कर होता है, जिसकी वजह से उसका जो पथ होता है वो जिगजैग हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इसमें स्पेशली क्या है कि हमको इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ समझना है। माध्य मुक्त पथ मतलब कि दो क्रमागत कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ चलना और यहाँ तक गया, यहाँ एक दूसरा इलेक्ट्रॉन गति करते हुए आ रहा है उसके मार्ग में, और यहाँ पर टक्कर होता है। यहाँ पर टक्कर होने के बाद फिर ये इस दिशा में मुड़ गया है नीचे की तरफ, जो यहाँ पर चित्र में बना है नीचे की तरफ, और यहाँ पर आने पर यहाँ एक तीसरा इलेक्ट्रॉन है जिस पर टक्कर हुआ। तो माध्य मुक्त पथ की जो परिभाषा है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो दो टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी होती है। देखिए, एक तो पहली बार यहाँ पर टक्कर हो रहा है, पहली बार हमने यहाँ पर टक्कर दिखाया, दूसरी बार हमने यहाँ पर टक्कर दिखाया है। तो यहाँ पर पहले बार टक्कर हुआ और यहाँ पर दूसरी बार टक्कर हुआ, इसके बीच में कोई टक्कर नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टक्कर हुआ और यहाँ पर टक्कर हुआ, इस बीच में जितनी भी दूरी चली गई है उसी दूरी को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इस फिगर से हम लोग समझ सकते हैं कि हमने कहा यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं कि इसको माध्य दूरी है, माध्य मुक्त पथ है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ से फिर यहाँ, क्योंकि यहाँ से टक्कर होने के बाद इसके बीच में मार्ग में कोई टक्कर नहीं हुआ, तो उसको माध्य मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र है क्यों? क्योंकि उस बीच में किसी और इलेक्ट्रॉन से उसका टक्कर नहीं होता। तो ये माध्य मुक्त पथ जो है इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ से हम लोग क्लियर कर लिए। उसके बाद अगली जो परिभाषा है इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल। तो जो माध्य मुक्त पथ होता है उसके बीच में जो चला जाता है, जो समय लगता है, माध्य मुक्त दूरी जो होती है उसको उतनी दूरी तय करने में जो समय लगता है उसी को हम श्रांतिकाल कहते हैं। यहाँ पर जो परिभाषा है कि दो इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, हमने माना अभी कि सबसे पहले टक्कर इलेक्ट्रॉनों का यहाँ हुआ, उसके बाद यहाँ हुआ, तो दो टक्करों के बीच जो माध्य समयांतराल लगा, मतलब क्या कि यहाँ से और यहाँ तक चलने में जो समय लगता है उसी को हम श्रांतिकाल कहते हैं या श्रांतिकाल कहलाता है। ये चीज, और इसको टाउ से प्रदर्शित किया जाता है, करते हैं। इसका मान जो होता है लगभग 10⁻⁻16 सेकंड कोटि का होता है। तो इतना चीज तो क्लियर हुआ। ये तीन ही परिभाषा आज हम बनाने वाले हैं इसमें। कि सबसे पहले कि जो वैद्युत आवेश क्या है या वैद्युत धारा क्या है, तो आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और मान लिया कि हमने यहाँ पर माना गया है कि यदि किसी परिपथ में t सेकंड में q आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें परिपथ में जो वैद्युत धारा बहेगी वो I = q/t, ये फार्मूला होता है। और
वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि है। कैलकुलस के फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो I बराबर Q/T यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को कि I इज इक्वल टू Q/T। और ये हमने समझाने के लिए बनाया है कि उसके पहले हमने बताया कि जो भी यहाँ पर परिभाषाएं दी जाती हैं या जो भी होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड होता है। ये जो वैद्युत चालन हम लोगों का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो टोटली डिपेंड होता है फ्री इलेक्ट्रॉन पर। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वहाँ पर वैद्युत का चालन मतलब वैद्युत का जो भी चालन होता है, प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से ही होता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वैद्युत चालन संभव नहीं है, वैद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे मोस्टली डिपेंड होता है पूरा का पूरा चैप्टर। हमने अभी भी कहा कि किसी भी कक्षक में मतलब जिससे कोई परमाणु लिया गया तो उसके जो बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें जो अभिकेंद्र पर्याप्त अभिकेंद्र बल नहीं लग पाता। और अभिकेंद्र बल क्यों लग नहीं पाता? क्योंकि एक सीमा होती है अभिकेंद्र बल लगने का, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है उसका अभिकेंद्र बल घटता जाता है। और लास्ट के कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने मन से अर्थात फ्री रूप से वो गति करने लगते हैं, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब आपस में टक्कर करते हैं, एक टक्कर मान लीजिए कर लिया, दूसरे टक्कर भी करते हैं, और इस बीच में जो चली गई दूरी होती है उसको माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और जो श्रांति काल की परिभाषा है कि किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच जो चले गए समय होता है, चली गई दूरी का मेल लगा जो समय होता है, समय को ही श्रांति काल कहते हैं। एक बार फिर से बताते हैं कि श्रांति काल क्या होता है कि किन्हीं दो टक्करों के बीच जो चली गई दूरी होती है उस दूरी में जो समय लगता है उतना चलने में, उसी को हम श्रांति काल कहते हैं और उसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हालांकि हमने एक सिस्टमेटिक परिभाषा डिफिनेशन इसका लिखा है कि दो इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा माध्य समय अंतराल श्रांति काल कहलाता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान लगभग 10⁻14 सेकंड कोटि का होता है। कि मतलब क्या होता है कि 10⁻14 सेकंड के लगभग एक इलेक्ट्रॉन का टक्कर होने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर होने के जो बीच में समय लगता है, अर्थात जो श्रांति काल होता है वो लगभग 10⁻40 सेकंड के कोटि का होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ समझने के बाद हम लोग अभी आगे उसमें ओम का नियम वगैरह पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।